नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 12 जून 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर करवाऊंगा मैं, जैसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम को समझेंगे जो 2-3 दिनों से मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। महेंद्र सिंह धोनी को MS धोनी को उसमें शामिल किया गया है। इससे पहले 10 भारतीय खिलाड़ियों को स्थान दिया गया है। उन 10 के नाम आपको पता होना चाहिए। पीटी एग्जामिनेशन में आपसे उनके नाम पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम में भी अब स्पोर्ट से 2021 में भी सवाल पूछा गया और इस वर्ष भी सवाल पूछा गया है स्पोर्ट से। तो सवाल तो पूछा जाता है। कल यूपीएससी प्रीलिम का रिजल्ट भी आया है। जिनका हुआ है उनको बहुत सारी बधाइयाँ। जिनका नहीं हुआ है, यूपीएससी प्रीलिम है वो निराश मत होइएगा, एक और प्रयास कर सकते हैं। जितना प्रयास करते हैं उतना कम ही लगता है, जितना ज़्यादा पढ़ते हैं सब कम ही प्रतीत होता है यूपीएससी के सिलेबस के सामने। इसलिए निराश होने की जगह पर अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे और आगे की तरफ में ध्यान देंगे तो ज़्यादा सही रहता है। उसी शौक में आपके इम्पोर्टेंट फिर से समय निकल जाएंगे, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पढ़ने पर। देखिए आज का हेडलाइन क्या बनाया इंडियन एक्सप्रेस ने। ये हेडलाइन बनाया है 12 जून 1975 की स्थिति का, जिस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा जी ने इंदिरा गांधी केस को लेकर के फैसला सुनाया था। और आपको पता ही है कि उसमें क्या फैसला आया था, जिसके पश्चात से एक चेन शुरू हुआ और 25 जून के आसपास में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा 1975 ईस्वी में की गई थी। तो ये इतिहास है, इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल नहीं आते। फिर भी आपको जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा जी का नाम ध्यान में रहना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे उस समय। ओके, तो 1971 का जो इलेक्शन हुआ था उसी को लेकर के इंदिरा गांधी जी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली की है। और क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, गवर्नमेंट लुक फॉर एट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन। भारत सरकार प्रयास कर रही है कि 2029 ईस्वी का जो लोकसभा इलेक्शन होगा 5 वर्षों के बाद 2024-5-29 ईस्वी का जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें ही वुमेन रिजर्वेशन को लागू कर दिया जाए। आपको पता होगा कि नारी वंदना अधिनियम करके है, जिसको हम लोग डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है महिलाओं को लेकर के। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत सरकार इस तरफ में देख रही है, इसको भी समझेंगे। इलेक्शन से संबंधित एक और टॉपिक है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो वर्तमान में कहाँ स्टॉकहोम में है और वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स जो दुनिया भर के हैं उनका एक सम्मेलन था जिसमें उन्होंने भाग लिया और वहाँ पर उन्होंने कई सारे बातचीत भी की है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे आज। ओके, शुरू करते एक टॉपिक को पढ़ना। देखिए पहला टॉपिक क्या है। उससे पहले ये बता देता हूँ कि 15 जून, अब तो 12 जून हो ही गया है, 15 जून से टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाला है। टेलीग्राम पर ही टेस्ट सीरीज होगा और आपको टेस्ट मिलेंगे 12 बजे दोपहर में। 2 बजे में उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, PDF मिलेगा और वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। 25 वीडियो होंगे जो आपकी तैयारी को रिवाइज़ करने में, रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो जिनको भी जुड़ना हो कृपया जुड़िएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आपको क्या लगता है मैं ऐप नहीं बनवा सकता हूँ क्या? उतने संसाधन तो हैं ही भाई, आराम से ऐप बन सकता है, लेकिन उससे कॉस्ट बढ़ जाती है चीज़ों की, आंसर राइटिंग की, टेस्ट सीरीज की, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए टेलीग्राम से ऑपरेट करते हम लोग। बाकी ऐप वगैरह भी आ ही जाएगा, जल्द ही बन जाएगा सब कुछ। अगली बार से टेस्ट तो ऐप पर ही होने की संभावना है। फिलहाल में अगर आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर ही जुड़िएगा। ये ऐप से ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आप PDF से या प्रिंट निकलवा करके या फिर ऑफलाइन जा करके टेस्ट दें। सबसे सही तरीका यही होता है, क्योंकि ऐप के माध्यम से आपका एग्ज़ाम नहीं होता, ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रोसेस नहीं है BPSC में अभी भी, इसलिए जुड़ सकते हैं। लोएस्ट प्राइस है, ज़रूर ही जुड़िएगा। देखिए आज का पहला टॉपिक, और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे प्रीलिम एग्जाम में। क्या है कि धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले 10 और खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी को जानते ही होंगे आप लोग, बताने की ज़रूरत है ही नहीं। उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2025 ईस्वी में नामित किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि वो 11वें खिलाड़ी हैं भारत से शामिल होने वाले। इससे पहले भारत के 10 महान खिलाड़ियों को स्थान ऑलरेडी दिया जा चुका है। उन 10 के नाम को भी हम लोग देखेंगे। इस वर्ष 2025 में इन सभी खिलाड़ियों का स्थान दिया गया है। फिलहाल भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके नामों को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुल 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इनमें 5 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ी हैं। पुरुष खिलाड़ियों में शामिल है दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला को जानते ही होंगे, शानदार खिलाड़ी हैं। MS धोनी हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन को तो जानते ही होंगे। मैथ्यू हेडन एक नाइटमेयर के जैसे थे हम लोगों के लिए। मैथ्यू हेडन जो
90s के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि क्या है ये आदमी। दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ और न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरिया, ये भी शानदार खिलाड़ी माने जाते हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, इनको भी शामिल किया गया है। महिला खिलाड़ियों में शामिल है पाकिस्तान की सना मीर, कृपया इनका भी नाम ध्यान रखें, इंग्लैंड के सारा टेलर का नाम है। आईसीसी की ओर से हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय कौन है? ये 10 दिग्गज अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जैसे सुनील गावस्कर से अच्छा मुझे बैट्समैन कोई लगता ही नहीं है कि आज तक कोई पैदा हुआ है, क्योंकि इस तरह के बैट्समैन थे ये जिन्होंने उन बॉलरों को खेला जिनको खेला आज संभव ही नहीं है। वो 6.5 फीट के वेस्ट इंडीज़ के और केनिया के और ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज होते थे उनके बॉल को इन्होंने खेला है। तो सुनील गावस्कर हैं, बिशन सिंह बेदी को 2009 में, सुनील गावस्कर को 2009 में, कपिल देव को 2009 में शामिल किया गया है। अनिल कुंबले 2015 में शामिल किया गया है, बॉलर रहे हैं, भारत के सबसे महानतम स्पिन बॉलर रहे हैं। राहुल द्रविड़ 2018, इनसे बढ़िया टेस्ट क्रिकेटर तो कोई हुआ ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। वीनू माकर, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, 2021 में इनको शामिल किया गया है। ये पुराने खिलाड़ियों में आते हैं लेकिन ये लीजेंड रहे अपने समय के। डायना एडुलजी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड और MS धोनी को शामिल किया गया 2025 ईस्वी में। इन 10 के नाम कृपया ध्यान में रखें। 2009 में ही क्यों किया गया 3 खिलाड़ियों को शामिल, उससे पहले किसी को क्यों नहीं शामिल किया गया, इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 1909 में स्थापित हुआ है। ICC 1909 में स्थापित हुआ है, 1909 में ICC का स्थापना हुई है, ये भी ध्यान रखना है। पूर्व नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, लेकिन बाद में हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका नाम हो गया। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, दुबई में हेडक्वार्टर। कार्य क्या है इसका तो आप लोग जानते ही हैं। अब 2009 में ही 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, उससे पहले क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ICC हॉल ऑफ फेम की शुरुआत ही 2009 ईस्वी में किया गया। ये क्या है? तो ICC का एक क्या कह सकते हैं, दुनिया के बहुत महानतम खिलाड़ियों को सम्मानित करने का एक तरीका है, जिसमें उन गणमान्य खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपने ज़माने में एक बहुत ही शानदार तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट पर में अपनी छाप छोड़ी है। उन्हीं को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। 2009 में 2 जनवरी 2009 से इसकी शुरुआत की गई है। 2 जनवरी 2009 से ICC हॉल ऑफ फेम की शुरुआत की गई है और शुरुआत में ही भारत के 3 सबसे महान प्लेयर जो हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव और बिशन सिंह बेदी, इन तीनों को शामिल किया गया है। जरूर नाम ध्यान में रखिएगा। UPSC प्रीलिम में भी अब सवाल पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से, जैसे 2021 ईस्वी में टेस्ट चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, उससे सवाल पूछा गया है और इस वर्ष भी स्पोर्ट्स से सवाल पूछा गया है। तो कृपया इनको ध्यान में रखें, इनके नाम जरूर ध्यान रखें। जो जान पहचान के नाम है, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, धोनी के नाम तो आपको याद में रहेंगे ही। जैसे वीनू माकर हैं, डायना एडुलजी हैं, नीतू डेविड हैं, इनके नाम थोड़े से ध्यान रखने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो इनके नामों को भी ध्यान रखें। ये भी ध्यान रखिएगा कि 2024 में किसको किया गया है, 2023 में किसको किया गया है और सबसे पहले 3 किनको किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से सवाल बनते हैं। जो MCQ मैंने PDF के अंत में डाले हैं, वहाँ पर भी मैंने सवाल शामिल किए हैं। आपको अगर PDF चाहिए हो तो YouTube से 199 का ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी PDF आपको मिल जाएंगे। देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कि इंडिया अनलाइकली टू रेटिफाई हाई सी ट्रीटी। हाई सी ट्रीटी को लेकर के भारत ने अनिच्छा जाहिर की है। इसको समझेंगे, जिसका नाम है BBNJ। उसका नाम है, क्या नाम है? BBNJ, जैव विविधता परे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, एक हाई सीज संधि कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। भारत संभवतः जैव विविधता परे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार समझौते, जिसे अनौपचारिक तौर रूप से हाई सीज संधि कहा जाता है, को संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जून 2025 फ्रांस में स्वीकृत नहीं करेगा। भारत ने सितंबर 2024 में संधि पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है और माना जा रहा है कि भारत अब इसको स्वीकृत नहीं करेगा। पुष्टि से पहले भारत सरकार जैव विविधता अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में है। एक सूत्र ने बताया है कि प्रक्रिया मानसून तक पूरी हो सकती है। हमारे लिए क्या मायने रखता है? हमारे लिए मायने रखता है कि ये संधि है क्या, उसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल कुछ और यहाँ पर तथ्य को देख लीजिए। भारत ने 2024 में संधि पर हस्ताक्षर किया था। 10 जून 2025 तक 49 देशों ने इसकी संधि की पुष्टि भी कर दी है। भारत शायद इसकी पुष्टि न करे। अब संधि के मुख्य पहलू क्या है, तो उसको हम अलग से ही देखेंगे, अलग से देखेंगे। पूरा टॉपिक मैं आपको अलग से समझाऊंगा। जैव विविधता परे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, BBNJ इसको कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, यही होता है BBNJ का
फुल फॉर्म यही होता है। इसको हाई सी ट्रीटी भी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन इसको कहा जाता है, जिसको हाई सी संधि भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या होता है इसका? उद्देश्य क्या होता है देखिए यहाँ पर कि BBNJ समझौता समुद्र के हाई सी क्षेत्रों में, हाई सी किनको कहा जाता है? ऐसे गहरे समुद्र जो किसी भी देश की सीमा में नहीं आते हैं, उनको हाई सीज मुख्य रूप से कहा जाता है। किसी भी देश की सीमा से बहुत गहरे समुद्र में जाएंगे तो हाई सीज उसी को कहा जाता है, जिसे हाई सी संधि कहा जाता है। समुद्र के हाई सी क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है। बायोडाइवर्सिटी जितना ज़्यादा वर्षा वन में है उससे कहीं अधिक समुद्रों में पाया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण हमें न केवल वर्षा वनों में करना है, वनों में करना है, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर करना है, बल्कि बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, ना किसी भी देश के क्षेत्राधिकार से परे जो सागर है उसमें भी पूरी दुनिया को प्रयास करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। यह समुद्री संसाधनों का संरक्षण उनके लाभ के समान साझेदारी पर जोर देता है। यह संधि उन समुद्री क्षेत्रों पर लागू होती है जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर है, यानी हाई सीज और गहरे समुद्र तल जो वैश्विक समुदाय के साझा संसाधन माने जाते हैं। ये पूरी दुनिया का संसाधन है, किसी एक देश का नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया को मिलकर के इसका संरक्षण करना पड़ेगा। समुद्री जैव संसाधन का संरक्षण मुख्य पहलू क्या है इसके? तो समुद्र के जैव संसाधनों का संरक्षण करना, संसाधनों से प्राप्त आर्थिक लाभों का समान रूप से वितरण करना, समुद्री क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा हाल ही में चर्चा में रहा BBNJ क्या है, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन है ये। इसका तात्पर्य है कि हाई सीज एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जीव जंतु हैं, फ्लोरा एंड फौना हैं, उनको संरक्षित करना ये सभी दुनिया का संपत्ति माना जाता है। तो सभी दुनिया का कर्तव्य भी होगा इसको संरक्षित किया जाए। समझौते को 2023 में अंतिम रूप दिया गया है। 2023 में अंतिम रूप दिया गया है। 60 देशों की पुष्टि की आवश्यकता है। जून 2025 तक केवल 49 देशों ने पुष्टि की है। अब माना जा रहा है कि भारत इसकी पुष्टि नहीं करेगा। क्या भारत ने इस पर साइन किया है? साइन तो 2024 में ही कर दिया था, 2024 के सितंबर में ही कर दिया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि भारत इस पर साइन नहीं करेगा। भारत इस पर साइन नहीं करेगा। भारत पुष्टि से पहले अपने जैव विविधता अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। भारत इस संधि के तहत समान आर्थिक लाभ साझा करने की व्यवस्था को लेकर सतर्क है। व्यावसायिक दोहन में तकनीकी कठिनाइयां आ सकती है। लाभ साझा करने की स्पष्ट व्यवस्था का अभाव है और बोला जा रहा है कि लाभ को साझा कीजिए। इसीलिए भारत सरकार शायद इसको साइन करने के बाद पुष्टि न करे। इसका अगला है टॉपिक, चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन मोस्ट रिगरस ट्रांसपेरेंट, ऐसा इन्होंने कहा है। CEC ज्ञानेश कुमार हैं। दरअसल में हुआ क्या है, पूरी पृष्ठभूमि मैं समझाता हूँ। पृष्ठभूमि, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी जो लोकसभा अपोजिशन के लीडर हैं, केवल राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। क्या नाम है? राहुल गांधी जी नाम है उनका। उन्होंने, हंसने की चीज़ नहीं है, नेता है भाई, सीरियस नेता है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में, लोकमत हिंदी के पत्रिका है, हिंदी का समाचार पत्र है, दैनिक जागरण, इन सभी में एक डिटेल निबंध लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र इलेक्शन में किस प्रकार से, सबूतों के साथ उन्होंने बताया है, डेटा और आंकड़ों के साथ बताया है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र इलेक्शन में धांधली की गई है। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जब भी इस तरह की बातचीत की जाती है तो कहा जाता है कि जब हारने लगते हैं तो ब्लेम कर देते हैं और जब जीत जाते हैं तो वहाँ पर ब्लेम नहीं करते। उन्होंने बोला कि हार जीत से भी ज़्यादा है, जैसा देखिए मेरा काम है आपको दोनों पक्ष बता देना। उन्होंने बोला कि जैसा हार जीत से भी ज़्यादा मायने रखता है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। अगर वो प्रोसेस ख़राब हो जाएगा तो पूरा इलेक्शन ख़राब होगा, इलेक्शन से लोकतांत्रिक ढांचा ही चरमरा करके गिर जाएगा, जैसा अपने देश पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखा गया है पिछले 70 वर्षों में। इसलिए इलेक्शन की पवित्रता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उस लेख में उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से जहाँ जहाँ पर बीजेपी जीती है वहाँ पर समय बीतने के पश्चात 600 लोगों ने, एवरेज सभी जगहों पर 600 लोगों ने मतदान किया है। इस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए हैं। क्या ये सच है, क्या झूठ है, मुझे नहीं पता। न्यूज़पेपर ने भी केवल छापा है और उन्होंने डेटा और तथ्य भी दिखाया है। जब उसे मांगा गया कि CCTV फुटेज अवेलेबल करवाइए सभी सेंटरों का, तो वो भी अवेलेबल नहीं करवाया गया, उसमें भी दिक्कतें देखी गई है।
मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, उसके पश्चात से ये पूरा प्रोसेस चर्चा में है, लेकिन मीडिया में तो अभी कुछ और ही चल रहा है। आपको पता ही होगा कि सोनम बेवफा टाइप का मीडिया में चल रहा है। इतना भी नहीं खींचना चाहिए किसी भी न्यूज़ को। ठीक है, हत्या हुई, बात पकड़ाई गई, बात ख़त्म कर दीजिए। दूसरा न्यूज़ जो राष्ट्रीय हित के लिए, उस तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। तो लेकिन प्रिंट मीडिया जो है उसमें बहुत ही सीरियस डिबेट चल रहा है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है भारत में, क्या वो वाकई ट्रांसपेरेंट और सही बना हुआ है या उसके साथ कुछ हुआ है। उस लेख में उन्होंने सबसे पहला आरोप लगाया था जो इलेक्शन कमिश्नर की चुनाव की प्रक्रिया है उसी को अब बदल दिया गया है। उसमें अब सरकार की भूमिका सुनिश्चित हो जाती है। सरकार जिसको चाहे इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर को जब चुना नहीं जाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिल्कुल क्लीन तरीके से और निष्पक्ष तरीके से, तब तक उन पर आरोप लगाना बहुत ही आसान होगा। हो सकता है ज्ञानेश कुमार या महाराष्ट्र इलेक्शन में कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन जब इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं रहेगा, सरकार का दबदबा होगा, तो सवाल उठाना आसान हो जाएगा किसी के लिए भी। हमें क्या समझना है, इसके पश्चात इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दिया। चूँकि लेख लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा लिखा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया, लेकिन प्रेस नोट पर किसी के भी साइन नहीं थे। लग ही नहीं रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये प्रेस नोट है। लग रहा था कि कोई बचवा बैठ करके टाइप करके इलेक्शन कमीशन को तरफ से जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने उसको ऑफिशियल अपने वेबसाइट के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी जारी नहीं किया है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। उसके पश्चात से अब ये बैठक हो रही है स्टॉकहोम में। इस बैठक के बारे में हम लोग समझेंगे क्या ये बैठक, वहाँ पर इन्होंने, ज्ञानेश कुमार जी ने ये बताया कि भारत का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सही है, अच्छा है, उसमें कोई भी धांधली जैसी चीज़ें मौजूद नहीं है। और बड़े हद तक देखेंगे तो इनकी भी बात सही है, धांधली हद तक मौजूद नहीं है। अगर धांधली होती तो बंगाल कैसे हार जाते, दक्षिण के राज्य कैसे हार जाते, पंजाब कैसे हार जाते। तो इस प्रकार से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों को पॉइंट को समझिएगा। उन्होंने जो आरोप लगाया है उसका डेटा सहित इलेक्शन कमीशन को जवाब भी देना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में अगर इलेक्शन सही नहीं होगा तो फिर कैसे चीज़ें सही हो पाएंगी। इस सम्मेलन के बारे में हम लोग ज़रा ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि इस सम्मेलन से ही सवाल पूछा जाएगा। ज्ञानेश कुमार, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ने स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन को आयोजित करवाया गया था, जिसमें दुनिया भर के चुनाव आयुक्त जो हैं वो आए थे, वहाँ पर भाग ले रहे थे। यह आयोजन 10 जून 2025 को स्टॉकहोम में हुआ है। स्टॉकहोम स्वीडन है, स्वीडन देश में है, स्वीडन में ही है। आप मुझे ये बताइएगा कि स्वीडन की सीमा किन किन देशों से लगती है, कृपया मुझे ये बताएं, ज़रूर ही बताएं, सर्च करके बताएं, देख करके बताएं, पूछा जा सकता है आपसे। ज्ञानेश कुमार की भूमिका आपको पता ही है, उन्होंने भाषण वगैरह दिया है, ठीक है, और उसमें उन्होंने बताया कि भारत का इलेक्टोरल प्रोसेस बिल्कुल सही है, पवित्र है, कुछ भी उसमें धांधली नहीं है। मान लेते हैं वो सच ही बोल रहे होंगे। उन्होंने बताया 2024 के चुनाव में 979 मिलियन मतदाता और 943 राजनीतिक दल शामिल थे। सम्मेलन 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 20 से अधिक देशों के साथ चुनाव प्रबंधन में सहयोग किया, जिसकी सराहना की गई है। उन्होंने बताया कि भारत में इलेक्शन जो है बहुत ही बड़े स्तर पर आयोजित करवाई जाती है। 979 मिलियन मतदाता अपने आप में ही बहुत बड़ी संख्या है। पूरी दुनिया के जनप्रतिनिधि भी आते हैं भाग लेने के लिए, देखने के लिए आते हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों से प्रतिनिधि आते हैं देखने के लिए कि किस प्रकार से इलेक्शन आयोजित करवाया जा रहा है। वो भी यहाँ से सीखते हैं अपने यहाँ के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए। मुख्य रूप से आप इस सम्मेलन का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन को किसने आयोजित करवाया है, कहाँ पर हुआ है, किसने इसमें भाग लिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रीलिम एग्जाम में इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस सम्मेलन का नाम अगर मैं बता दूं आपको, तो इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। ये इस सम्मेलन का नाम है। नाम इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी को देवनागरी में लिख करके दे देगा वो। क्या नाम है, स्टॉकहोम, स्वीडन की है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, ये इसका सम्मेलन का नाम है। आयोजित करवाया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के द्वारा इसको आयोजित करवाया गया है। 10 जून 2025 को स्टॉकहोम में ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्नमेंट लुक्स एट रिजर्वेशन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत की सरकार 29 में जो चुनाव होने वाला है उसी में महिला आरक्षण को लागू कर सकती है। 33% महिला आरक्षण को लागू कर सकती है। तो जरा हम इसको देखेंगे, जिसको कहा जाता है नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 कहा जाता है। यह विधेयक भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए लाया गया है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा लिखा हुआ है और विधानसभा केवल लिखा हुआ है।
लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी, जहां पर लोग चुन कर के आते हैं, आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए। इसका लक्ष्य राजनीति महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। 33% आरक्षित सीटें की जाएंगी। माना जा रहा था इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2033-34 के बाद, लेकिन अब जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इसका 2029 इलेक्शन से ही संभव है। विधेयक को सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 128वां संविधान संशोधन विधेयक कहा गया है। संविधान संशोधन कौन से नंबर का है, ये आपकी जिम्मेदारी है मुझे बताना। लोकसभा राज्य विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। SC ST के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों में भी यह लागू होगा। SC सीटों पर भी अगर इस बार महिला की बारी है तो महिला ही वहां से खड़ी होंगी। इसके पक्ष विपक्ष में भी हम लोग पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल अभी तक मेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया, आपसे पूछा जाएगा। सीमांकन और जनगणना संबंध यह आरक्षण तब लागू होगा जब सीमांकन प्रक्रिया पूरी हो जाए। UPSC प्रीलिम एग्जाम में इससे सवाल पूछा जा चुका है पिछले साल ही। सीमांकन जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्गठित किया जा सकता है। हाल ही में जनगणना डेटा संग्रह शुरू हुआ, जिसके बाद सीमांकन होगा। सरकार का लक्ष्य अगले लोकसभा चुनाव संभावित रूप से 2029 से पहले तक इस आरक्षण को लागू करना होगा। महत्व क्या है, यह भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। ये जो अधिनियम है इसके द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। इसके पक्ष में क्या है, महिला सशक्तिकरण होगा, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक परिवर्तन देखा जाएगा, राजनीतिक महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से समाज में लैंगिक रूढ़िवादिताओं को तोड़ने में मदद मिल सकती है। यह युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। SC ST सीटों पर भी लागू होगा। लंबे समय की मांग जो थी कि महिलाओं को आरक्षित श्रेणी में रखा जाए, महिलाओं को आरक्षण प्रोवाइड करवाया जाए राजनीति के क्षेत्र में, वो भी पूरी हो गई है। विपक्ष में चुनौतियां क्या क्या आएंगी, सीमांकन पर निर्भरता। यह अधिनियम सीमांकन प्रक्रिया पर निर्भर है जो समय लगने वाली है। जनगणना और सीमांकन में देरी के कारण से, मान लीजिए इलेक्शन के पहले अगर जनगणना और उसका सारा काम संपन्न नहीं हो पाता है तो किस प्रकार से लागू किया जाएगा, कहाँ के सीटों को रखा जाएगा। और रोटेशन आधार पर अगर किया जाता है, जैसे अगला ही पॉइंट है कि सीटों के रोटेशन से अस्थिरता बढ़ सकती है। मान लीजिए इस बार कोई भी सीट ले, नई दिल्ली की सीट से कोई पुरुष है जिसने बहुत ही शानदार काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, और उस सीट से अगली बार रोटेट करके किसी महिला को खड़ा कर दिया, तो जो नेता को लोग पसंद कर रहे थे उसको तो हटा दिया आपने आरक्षण के नाम पर। हो सकता है इससे राजनीतिक दल के नेताओं का अपनी जनता से सही से जुड़ाव ही ना हो पाए। हो सकता है कोई एक पुरुष नेता जो है बहुत अच्छा काम कर रहा हो अपनी सीट से, ज़बरदस्ती उसको हटा करके आप महिला को ला रहे हो क्योंकि महिला सशक्तिकरण बढ़ाना है। तो ये एक चुनौती आ सकती है। हर सीमांकन के बाद सीटों का रोटेशन होने से निर्वाचन क्षेत्रों में स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इससे स्थानीय नेता मतदाताओं के बीच लंबे समय का संबंध बनना मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक दुरुपयोग की भी आशंका है। जैसे आपको पता ही होगा कि प्रधान प्रति की जो अवधारणा है कि पंचायत वेब सीरीज में आप देखते हैं कि प्रधान रहती हैं रिंकू देवी और प्रधान जी जो हैं वही सारा काम देखते हैं। तो इस प्रकार की अवधारणा विकसित हो सकती है, इसका भी एक डर है। हालांकि लॉन्ग टर्म में यह अवधारणा अपने आप ही टूटेगा, इसको आप चाह करके नहीं तोड़ सकते हैं। प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी, राजनीति में आने वाले महिलाओं को प्रशिक्षित और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, तो ये भी एक चुनौती बन सकता है। विरोध और सामाजिक प्रतिरोध, कुछ क्षेत्र पुरुष प्रधान समाज इस आरक्षण का विरोध कर सकता है, इससे सामाजिक तनाव बढ़ने की भी संभावना बन सकती है। पक्ष विपक्ष में पॉइंट समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया यूके नेवल एक्सरसाइज, जिसमें भारत और यूके की सेनाएं नेवल एक्सरसाइज कर रही हैं। कहां पर कर रही हैं? उत्तरी अरेबियन सागर में कर रही हैं। उत्तरी अरेबियन सागर भारत के समीप में ही कर रही हैं। भारत और यूके का नौसेना अभ्यास है। भारत और यूनाइटेड किंगडम नौसेना और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। यह अभ्यास उत्तरी अरब सागर में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना का फ्रिगेट INS तबर इस अभ्यास में शामिल था। यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS रिचमंड जहाज़ों को शामिल किया गया है। इस अभ्यास को पैसेज एक्सरसाइज कहा जाता है। इसमें हेलीकॉप्टर ड्रिल, पनडुब्बी रोधी ड्रिल, ये सभी कुछ शामिल होते हैं और ये भारत के समीप ही उत्तरी अरब सागर में आयोजित करवाया जा रहा है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद MCQ आ जाते हैं। ऊपर से सारे टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, सारा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।